गांव में लोटूचंद नाम का एक सेठ रहता था जो बहुत ही लालची था। किसानों को बहला फुसलाकर ठेके पर खेत में काम करवाता था और बाद में उनके सामने शर्त रखकर उनका हक मार लेता था। देखो राघव, ये गरीब किसान भी बड़े मूर्ख होते हैं। अरे जानवरों की तरह दिन रात मेहनत करते हैं और बदले में 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं। और मुझे देखो, मुझ जैसे मालिक बस बैठे बैठे हुक्म चलाता है और सारी फसल मेरे गोदामों में भर जाती है। सही कहते हैं सेठ जी, पूरा गांव तो आप ही की मुट्ठी में है। अरे इनकी मेहनत का फायदा उठाना आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। अरे पूरे गांव पर तो आप ही का राज है। अरे आपकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता यहाँ। हाँ, राजा तो मैं हूँ ही। और इन बेवकूफ किसानों को मैं ऐसी ऐसी शर्तों पर अपनी जमीन उधार देता हूँ कि मेहनत ये करते हैं और फसल मैं हड़प लेता हूँ। आखिर इन सालों की औकात ही क्या है मेरे सामने, हैं? सेठ ये बातें कर ही रहा होता है कि तभी उसके पास महेश नाम का एक गरीब किसान आता है जो बहुत दुखी और परेशान होता है। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, मैंने सुना है कि आप किसानों को अपनी जमीन ठेके पर देते हैं। हाँ भाई, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। भाई, हम अपनी जमीन ठेके पर तो देते हैं। बताओ, तुम्हारी क्या समस्या है? ठीक है सेठ जी, तो मैं भी आपकी जमीन पर खेती करना चाहता हूँ। मुझे भी 1 साल के लिए आप अपनी जमीन ठेके पर दे दीजिए। मेरा नाम महेश है और मैं पास के गांव काशीपुर में रहता हूँ। ठीक है भैया महेश, मैं तुम्हें अपनी जमीन ठेके पर तो दे दूंगा, पर उसके लिए मेरी कुछ शर्तें भी तो सुन लो भैया। हाँ, ठीक है सेठ जी, बताइए क्या शर्त है। तो भैया, शर्त यह है कि तुम्हें मेरी जमीन पर तो काम करना ही होगा और 1 साल के बाद उस जमीन पर जो भी फसल होगी उस फसल का आधा हिस्सा तुम्हारा होगा और आधा हिस्सा मेरा होगा। हाँ, ठीक है सेठ जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। आप बस मुझे ठेके पर जमीन दे दीजिए। सेठ से जमीनी कागजी कार्रवाई करने के बाद बिरजू वहां से चला जाता है और अगले दिन खेती करने के लिए उस खेत में पहुंच जाता है। हाँ, चलो, सेठ जी से जमीन तो मिल गई। अब इसमें खेती करता हूँ। उम्मीद है कि इस साल फसल अच्छी होगी। मुझे बहुत मेहनत करनी होगी, तभी मेरे हिस्से में कुछ बच पाएगा। महेश दिन रात कड़ी मेहनत करता है और फसल उगाता है। कुछ महीनों बाद फसल उगकर तैयार हो जाती है। महेश अब अपनी उस फसल की कटाई भी शुरू कर देता है। हाँ, चलो भाई, इस साल तो फसल बहुत ही अच्छी हुई है। अगर आधी फसल सेठ भी ले जाएगा तो भी मेरे हिस्से कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा। हाँ, कुछ नहीं से कुछ तो बहुत बेहतर है ये। महेश की उगाई हुई फसल की खबर सेठ लोटूचंद के कानों तक पहुंचती है। अरे सेठ जी, सुनते हो क्या? अरे आज महेश अपने फसल की कटाई कर रहा है और इस साल तो महेशबा की फसल बहुत ही अच्छी हुई है। हाँ, क्या बात कर रहे हो, सच में? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है कि आज महेश फसल की कटाई कर रहा है। चलो चलो भैया, चलकर देखते हैं कि क्या हाल है। अरे महेश, ए भैया, फसल तैयार हो गई क्या? हाँ,
इस बार तो तुम्हारी फसल वाकई बहुत अच्छी लग रही है। वाह वाह वाह, बहुत मेहनत किया है तुमने। धन्यवाद धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा सेठ जी। इस बार मैंने धान की फसल लगाई है और काफी मेहनत करने के बाद इतनी अच्छी फसल हुई है। अब तो मैंने कटाई भी शुरू कर दी है। अरे भैया, ये तुम्हारी मेहनत वहनत से नहीं हुआ है। अरे ये तो हमारी उपजाऊ जमीन का कमाल है। हाँ? अरे तुम्हारी मेहनत हो या न हो, फसल तो इस जमीन पर होगी ही होगी। ये बात तो ठीक है सेठ जी, लेकिन खेत भले ही उपजाऊ हो, लेकिन अगर वहां मेहनत नहीं होगी तो फसल कैसे होगी? मैंने बहुत मेहनत की है इस पर, तब जाकर ऐसी फसल हुई है। हाँ हाँ, ठीक है, ज्यादा मत बोल। और सीधी बात है, मेहनत तो किराए के मजदूर भी करते हैं। मेरी बात ध्यान से सुन। असली कमाई का हकदार वही है जिसकी जमीन है। और शर्त के मुताबिक अब जल्दी से मेरे हिस्से की आधी फसल निकाल, ताकि मैं यहां से जाऊं। मुझे और भी काम है, समझा क्या? चल। ये कहकर सेठ महेश से अच्छी अच्छी फसल लेकर चला जाता है और खराब फसल महेश के पास छोड़ देता है, जिसे देखकर महेश मायूस हो जाता है। हाँ, यह क्या है? अरे इतनी मेहनत करने के बाद बस इतनी सी फसल, वो भी बेकार फसल मेरे हिस्से आई है। अरे धिक्कार है, ऐसी जिंदगी पर धिक्कार है। आखिर कब तक दूसरों के इशारों पर मैं नाचता रहूंगा? भगवान, अरे मेरी सुन रहे हो कि नहीं? कब मेरी अपनी जमीन होगी भगवान? महेश इसी तरह अपनी जिंदगी काट रहा था। कुछ महीनों बाद महेश का बेटा मोहन, जो शहर पढ़ने के लिए गया था, अब वापस गांव आ जाता है। गांव आने पर जब उसने गांव का नजारा देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। पिताजी, हमारे गांव का ये हाल क्यों है? सभी लोग दुखी और परेशान नजर आ रहे हैं। आखिर बात क्या है? बेटा, इस गांव में किसानों की यही किस्मत है। सेठ लोटू चंद जैसे लोग हमारी मेहनत का फायदा उठाते हैं। मेहनत हम करते हैं और फल सेठ लोटू चंद जैसे लोग खा जाते हैं। हमारे पास ना तो अपनी जमीन है, ना अधिकार। बस मेहनत करते हैं और बेटा भूखे रह जाते हैं। यही लगता है हमारी नियति है। किसानों की ये स्थिति सुनकर मोहन बहुत दुखी हो जाता है और गुस्से में आ जाता है। बस पिताजी, बस 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 करिए। अब आप चिंता मत कीजिए। अब ये अन्याय और नहीं चलेगा। आज से मैं खेती करूंगा और उस लालची सेठ लोटू चंद को उसी की शर्तों में उसकी चालाकी का जवाब दूंगा। अब उसे समझ में आएगा कि उसका पाला किससे पड़ा है। अगले ही दिन मोहन सेठ लोटू चंद के घर पहुंच जाता है। हाँ भैया, कहो मोहन, क्या बात है? सेठ जी राम राम। पिताजी की जगह इस बार मैं खेती करूंगा। मुझे ठेके पर कुछ जमीन चाहिए। हैं? क्या बात है, क्या बात है? अब तुम खेती करोगे? वाह! अरे बेटा, जाओ जाओ जाओ। अभी तुम्हारे अंदर इतना दम नहीं है बेटा कि तुम खेती कर पाओ। देखो, ऐसा है बेटा कि पढ़े लिखे लड़के ना खेती के नाम पर गधेड़े साबित होते हैं, समझे क्या? अरे नहीं नहीं सेठ जी, आप ऐसा मत बोलिए। मैं पढ़ा लिखा हूं, लेकिन हूं तो किसान का बेटा ही ना। खेती किसानी मेरा धर्म है। हाँ, खेती किसानी मेरा धर्म है तो ठीक है, चल मान लेता हूं मैं भी कि खेती किसानी करेगा। वैसे भी आजकल काम ही क्या कर रहा है, सब पढ़ लिख कर ऐसे ही बेरोजगार तो घूम रहे हैं, तो खेती किसानी ही सही है ना? चलो भैया, ठीक है, करो, तुम खेती किसानी ही करो।
आपका आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, जो आपने इतनी कृपा की। अरे बस बस, धन्यवाद बाद में दे देना। पहले भैया मेरी नियम और शर्तें तो सुन लो। हाँ हाँ बिल्कुल सेठ जी, बताइए क्या शर्त है आपकी। ये तो बच्चा है, इसे कुछ ऐसी शर्त बताता हूं जिससे कि इसकी सारी फसल मेरी हो जाएगी। वैसे भी इसका पिता महेश हर साल धान की फसल लगाता है, तो ये बेवकूफ भी धान ही लगाएगा। हाँ अच्छा ठीक है। तो मोहन सुनो, तुम जो भी फसल लगाओगे उसका आधा मैं रखूंगा और आधा तुम रखोगे, लेकिन ऊपर का हिस्सा मैं रखूंगा और नीचे का हिस्सा तुम्हारा होगा। समझ गए? मैं फिर से दोहरा देता हूं, ऊपर का हिस्सा मैं रखूंगा और नीचे का हिस्सा तुम्हारा होगा। अगर मेरी ये शर्त मंजूर है तो बोलो भैया। हाँ हाँ ठीक है सेठ जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, ऐसा ही होगा। मैं भी फिर से दोहरा देता हूँ, ऊपर की फसल आपकी होगी, नीचे की फसल मेरी होगी। जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। अगले दिन से मोहन खेतों पर काम करना शुरू कर देता है। मोहन ने इस बार धान के बदले आलू की फसल लगाई और कुछ महीने बाद फसल तैयार हो गई। आलू की फसल बहुत ही अच्छी हुई। अब मोहन खेत से आलू निकालने लग जाता है। फसल की खबर मिलते ही सेठ लोटू चंद मोहन के पास पहुंच जाता है। अरे भैया मोहन, तुम्हें शर्त याद है ना? आधा मेरा आधा तुम्हारा और ऊपर का मेरा नीचे का तुम्हारा, याद है ना? हाँ हाँ सेठ जी, मुझे सब कुछ याद है। आधा आपका और आधा मेरा, और आपने कहा था ना कि नीचे का हिस्सा मेरा होगा, ऊपर का हिस्सा आपका होगा, तो आप ऊपर का हिस्सा ले सकते हैं। अरे 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 सेठ जी, इसने तो चालाकी मार दी। ये धान की फसल नहीं, ये तो ससुरा आलू की फसल है। अरे ये क्या है? ए, इस बार तुमने आलू लगाया है? हाँ सेठ जी, पिताजी इतने सालों से धान की ही फसल लगा रहे थे, तो मैंने सोचा कि इस बार आलू की फसल लगा लेता हूँ। अरे तो मैं क्या करूंगा इस घास फूस को लेकर, जबकि सारे के सारे आलू तो तुम ले रहे हो, ऊपर तो घास फूस ही है ना? हैं? अब देखिए सेठ जी, शर्त आपकी थी, आपने ही शर्त लगाई थी और आप ही अब शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं तो कुछ नहीं जानता, आप अपना ऊपर का हिस्सा ले जाइए बस। इस तरह मोहन ने चालाकी दिखाते हुए लालची सेठ को मुंह तोड़ जवाब दिया और सभी आलू लेकर घर आ गया और घास फूस उस सेठ के हिस्से छोड़ आया। अरे मालिक, पूरे गांव में आज तक आपके सामने किसी ने चालाकी दिखाने की हिम्मत नहीं की, और ये मोहन का बच्चा आपको इतनी आसानी से बेवकूफ बना गया। क्या सेठ जी, ये क्या हो गया? हाँ, अरे वो बच्चा भला मुझे क्या बेवकूफ बनाएगा? आने दो उसे। इस बार तो मैं उसको ऐसा सबक सिखाऊंगा ना कि मुझसे दोबारा उलझने की कोशिश भी नहीं करेगा। बड़ा आया। कुछ दिन के बाद मोहन दोबारा सेठ के घर जाता है। कैसे हो सेठ जी? राम 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 राम। हाँ, राम 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 राम। कहो लड़के, इस बार क्या चाहिए तुझे? वही सेठ जी, आपकी जमीन ठेके पर चाहिए, खेती करनी है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, लेकिन मेरी इस बार की शर्त भी सुन ले लड़के। इस बार तेरी कोई चालाकी नहीं चलेगी। इस बार फसल के नीचे का हिस्सा मैं लूंगा और ऊपर का हिस्सा तेरा होगा। साफ साफ सुन लेना, नीचे का मेरा, ऊपर का तेरा। बोल, ये शर्त मंजूर हो तो आगे बात करें, नहीं तो भैया राम राम। अरे अरे काहे की राम राम सेठ जी, मुझे मंजूर है आपकी शर्त। इस बार ऊपर का भाग होगा
मेरा और नीचे का भाग होगा आपका। मंजूर है? इस तरह मोहन सेठ से बात करने के बाद घर आ जाता है और इस बार दोबारा खेती करने की तैयारी में जुट जाता है। मोहन इस बार गेहूं की फसल लगाता है और कुछ दिनों बाद फसल काफी अच्छी उग जाती है। अरे वाह 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 वाह, इस बार तो गेहूं की फसल खूब लहलहा रही है। मजा आ गया। अब आने दो उस सेठ को, फिर से ऐसा मजा चखाता हूं ना कि मजा ही आ जाएगा उसको। कुछ दिन के बाद सेठ मोहन के पास आता है। जैसे ही सेठ गेहूं के खेत पर पहुंचा, उसका दिमाग चकराना शुरू हो गया। अरे रे 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 रे, ये क्या? इसने तो इस बार गेहूं की फसल लगा दी। अरे रे 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 रे, जितना मैं सोच रहा था ये लड़का तो उससे कहीं ज्यादा होशियार निकला। हाँ? अरे राम राम, नमस्ते सेठ जी, नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं आप? हाँ देखिए सेठ जी, इस बार मैंने गेहूं की खेती की है और देखिए आपकी शर्त के मुताबिक इस फसल के ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और नीचे का हिस्सा आपका होगा, जैसा आपने कहा था। इस तरह मोहन ने अपनी होशियारी से सेठ लोटू चंद को दोबारा बेवकूफ बना दिया और सेठ एक बार फिर से धोखा खाकर आग बबूला हो गया। अरे मालिक, उस छोटे से बच्चे का दिमाग तो देखिए। आप जैसे इतने बड़े चालबाज को दो दो बार बेवकूफ बना गया। ये क्या हो रहा है मालिक? अरे मैं उसको बच्चा ही समझ रहा था और उस बच्चे ने तो मुझे बेवकूफ ही बना दिया। आने दो, इस बार फिर उसको बताता हूं कि सेठ लोटू चंद किसे कहते हैं। मोहन ने गेहूं की कटाई की और सारी फसल अपने घर ले आया और उस फसल का कुछ हिस्सा उसने गांव के जरूरतमंद लोगों में बांट दिया। मोहन और उसका पिता महेश दोनों ही बहुत खुश थे। कुछ दिनों बाद फिर से फसल उगाने का समय आया। हाँ चलो आज उस सेठ के साथ दोबारा मुलाकात करता हूं और इस साल भी ठेके पर जमीन लेकर फसल उगाता हूं। देखता हूं इस बार शर्त में वो सेठ कौन सा खुरापाती दिमाग लगाता है। चलो। ये सोचकर मोहन उस सेठ के पास दोबारा पहुंच जाता है। अच्छा, तो तुम मुझसे मिलने के लिए फिर से आ गए। अब क्या खेल खेलना चाहते हो मेरे साथ? देखो बच्चे, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना। मेरा भी नाम सेठ लोटू चंद है। ऐसा लोटा घुमाऊंगा ना कि तुम्हारी दुनिया घूम जाएगी। अरे मैं कहाँ होशियारी सेठ जी, आप कैसी बातें करते हैं। मैं तो एक किसान का पढ़ा लिखा बेरोजगार बेटा हूँ। होशियार तो आप लोग हैं जो गांव के गरीब किसानों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। ए, अपनी जबान को लगाम दे लड़के, कुछ भी मत बोल, समझा क्या? हाँ, जिस काम के लिए आया है वो बात कर। यहाँ ज्ञान बघारने की जरूरत नहीं है, समझा? बता क्या काम है? सेठ जी चलिए काम की बात करते हैं। तो मुझे इस बार भी आपकी जमीन ठेके पर चाहिए। बताइए इस बार आपकी क्या शर्त है? हाँ, तो अब आया ना मुद्दे की बात पे। तो शर्त तो है, और तू खुद को बड़ा होशियार समझता है ना बच्चे। चल, तो इस बार फसल के नीचे का और ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा तेरा होगा। अब बोल, अगर ये शर्त मंजूर है तुझे तो हाँ बोल, नहीं तो रास्ता नाप। अरे अरे अरे, ऐसे कैसे रास्ता नापूं? मुझे बिल्कुल मंजूर है आपकी शर्त। जैसा आप कहें, मैं खेती करने के लिए तैयार हूं। ऊपर का नीचे का आपका, बीच का मेरा। मंजूर है। और अब राम राम सेठ जी, मुझे फसल उगाने की तैयारी करनी है। जाता हूं। राम राम। लालची सेठ की बातें मानकर मोहन घर चला आता है। वो फिर से फसल की तैयारी में लग जाता है और इस बार वो गन्ने की फसल लगाता है। हाँ,
इस बार बेटा खेत में कौन से फसल लगाएगा? अरे इस बार तो सेठ ने बहुत ही खतरनाक शर्त लगाई है। पिताजी, वो सेठ लोटू चंद है तो मैं भी पढ़ा लिखा होशियार हूं। इस बार मैंने गन्ने की खेती की और फसल बहुत जोरदार हुई है और इस बार आमदनी भी बहुत अच्छी होगी। अरे वाह वाह बेटा, ये तो तुमने बहुत तेज दिमाग लगाया। तुम ऐसे ही मेहनत करते रहो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कुछ दिनों बाद लालची सेठ और राघव दोनों दोबारा मोहन के पास आने लगे। अरे सेठ जी, इस बार तो मोहन का दिमाग ही चकरा जाएगा। इस बार तो आपने बहुत ही बढ़िया शर्त रखी है। ऊपर का भी आपका, नीचे का भी आपका। अब उसके पास क्या बचा? ठन ठन गोपाल ठेंगा। बिल्कुल सही कहा राघव। इस बार मैंने अपने दिमाग का 200% उपयोग किया है। अरे ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, सीधा ब्रह्मास्त्र। अब देखता हूँ वो कैसे धराशायी नहीं होता है। इस बार वो मोहन का बच्चा समझ जाएगा कि उसका पाला किससे पड़ा है। चलो। इस तरह दोनों बातें करते हुए खेत के पास पहुंच जाते हैं और जैसे ही वो खेत पर पहुंचते हैं, अरे रे 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 सेठ जी, ये मोहन तो आपका भी बाप निकला। देखो जरा, उसने इस बार कौन सी फसल लगाई है? ये क्या है? अरे रे रे रे, ये क्या? इसने तो गन्ने की फसल लगाई है। अरे ससुरा, अब बताओ भला, ऊपर का और नीचे का हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा उसका होगा। अरे रे, मतलब इस बार भी मेरे हिस्से झाड़ फूस घास फूस यही आएगा। अरे इस बार भी मैं बेवकूफ बन गया। साला, मान गए इस किसान के बच्चे को, भाई मान गए। आइए 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 सेठ जी, आइए आइए। राम 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 राम। क्या हाल चाल है आपके और क्या बातचीत चल रही दोनों में? जरा मुझे भी बताइए। अच्छा, क्या बातचीत चल रही है? एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। अरे तुमने मुझे इस बार भी बेवकूफ बना दिया, समझे? अरे अरे अरे, मैं भला आपको क्या बेवकूफ बनाऊंगा सेठ जी? आप तो दुनिया को बेवकूफ बनाते हो। देखो सेठ जी, इस बार मैंने गन्ने की फसल उगाई है और आपकी शर्त के मुताबिक इस फसल के ऊपर और नीचे का हिस्सा आप ले जाओगे और बीच का मैं ले जाऊंगा। जैसी शर्त वैसा काम। अबे ओ किसान के बच्चे, सेठ जी को ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना। बेईमानी और धोखाधड़ी में वो सबके बाप है, बाप। ये खेत भी हमारा और ये फसल भी हमारी है। अब बोल। बस कर राघव, बस कर, बस बस। हाँ, मैं समझ गया। चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं है अब। ये शायद हमारी ही करनी का फल है। मैंने भोले भाले इन किसानों को बहुत ठगा है। आज पहली बार हमसे किसी ने पंगा लिया और इस लड़के ने मेरी आंखें खोल दी। मैं समझ चुका हूं और मेरा हृदय भी परिवर्तित हो गया है। अब मैं किसी किसान को बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा। सबकी मेहनत का बराबर पैसा दूंगा और जितने भी किसान की जमीन मेरे पास गिरवी है, मैं सबको वापस कर दूंगा। बस। हाँ, ये हुई ना बात सेठ जी। ये तो आपने कही पते की बात। देखिए सेठ जी, एक किसान दिन रात मेहनत करता है अपने लिए और अपने परिवार के लिए, और किसके लिए करेगा ये सब कुछ? ना तो कभी वो अच्छे कपड़े पहन पाता है, ना ही कभी अच्छा खाना खा पाता है। दिन रात दूसरों का पेट भरने के लिए वो अपना पेट काटकर मेहनत करता है। न गर्मी देखता है, न ठंडी देखता है, न बरसात, बस वो मेहनत करता है। इसीलिए इनको तरसाना ठीक नहीं है सेठ जी। इनका हक तो इनको मिलना ही चाहिए ना, है ना?
इस तरह मोहन अपनी मेहनत और चतुराई से उस लालची सेठ को सही रास्ते पर ले आया और सेठ ने सभी किसानों की जमीन और पैसा उनको वापस कर दिया। उस दिन के बाद उस गांव के सभी किसान खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो मिलते हैं एक और अनोखी कहानी में। तब तक स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। पिताजी, मैं बाहर जा रही हूँ अपने प्यारे से दोस्त सोनू के साथ। कुछ देर में वापस आ जाऊंगी। ठीक है बेटा राजकुमारी अन्वी, लेकिन मैं तुम्हारे पीछे कुछ सैनिकों को भेज देता हूँ, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। नहीं पिताजी, आपकी बेटी बहुत निडर और मजबूत है। भला मुझे किसी की रक्षा की क्या जरूरत। और वैसे भी मैं बस कुछ ही दूर जा रही हूँ, जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। अच्छा, चलो ठीक है, आप जा सकती हैं, लेकिन आप जल्द ही वापस आएंगी, ठीक है ना? क्योंकि हमें आज शाम तक राजा विश्वनाथ जी से मिलने जाना है। ठीक है पिताजी, चल आ सोनू, चलते हैं। राजकुमारी अन्वी अपने पालतू कुत्ते सोनू के साथ जंगल की सैर पर निकली। जंगल की ठंडी हवा और शांत माहौल उसे बहुत भाता था। सोनू देखो, ये जगह कितनी सुंदर है, कितना सुकून है यहाँ। वाह, आज लगता है कि राजमहल से अच्छा ये प्यारा सा जंगल है। यहाँ कितनी सुंदरता है। तभी थोड़ी देर बाद जब राजकुमारी अन्वी अपने कुत्ते के साथ जंगल के बीच में पहुंची तो उन्हें जंगल के बीचों बीच एक रहस्यमयी चमकदार वृक्ष दिखाई दिया। वृक्ष के ऊपर सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे और उसके चारों ओर मधुर सी गूंज थी। अन्वी उसकी ओर आकर्षित हो गई। उसे ये वृक्ष बहुत अच्छा लगा। अरे वाह, ऐसा पेड़ तो मैंने कभी नहीं देखा। ये तो कोई खूबसूरत वृक्ष लग रहा है। एक काम करती हूँ, इसका फूल तोड़ लेती हूँ। तभी अन्वी उस चमकते हुए वृक्ष के पास गई और जैसे ही अन्वी ने उस वृक्ष की एक डाली को तोड़ा, एक चमकदार रोशनी फैली और आकाश में एक आवाज गूंजी। दुष्ट, तूने पवित्र वृक्ष को छेड़ा है। तुम्हें मेरे फूलों को तोड़ना था, लेकिन तुमने मेरे एक डाली को तोड़ दिया और मुझे परेशान किया। इसीलिए तुम्हें इसका दंड मिलेगा। अब तू तब तक एक पत्थर की मूर्ति बनी रहेगी जब तक कोई सच्चा, पवित्र और ईमानदार व्यक्ति आकर तुझ पर जल नहीं डालेगा। अरे लेकिन दिव्य वृक्ष, मुझसे ये गलती से टूट गया। मैं तो सिर्फ एक फूल तोड़ने आई थी। आप कृपया करके ये श्राप वापस ले लीजिए। मैं एक राजकुमारी हूँ। जैसे ही इस पेड़ को पता चला कि वो एक राजकुमारी है, तभी उसने कहा, हे राजकुमारी, मैं ये श्राप तो वापस नहीं ले सकता क्योंकि आपने मेरी सुंदरता भंग की है, लेकिन मैं आपके साथ जो ये कुत्ता है उसे एक वाणी देता हूँ कि ये अब से इंसानी आवाज में बोल पाएगा और आप तभी ठीक हो पाओगी जब ये किसी पवित्र, परिश्रमी और नेक दिल व्यक्ति को लेकर आएगा, जो आपके ऊपर पवित्र जल अपने हाथों से डालेगा और आपका श्राप मिटा देगा। इतना कहकर वृक्ष शांत हो गया। अन्वी की देह एक संगमरमर की मूर्ति में बदल गई। कुत्ता सोनू घबरा गया, लेकिन अब उसके पास एक इंसानी आवाज में बोलने की शक्ति थी।
तभी उसने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी, राजकुमारी, आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्द ही किसी पवित्र व्यक्ति को लेकर आता हूँ। आप डरिए नहीं, मैं जरूर आऊंगा। सोनू ने अपनी रानी की मुक्ति की कस्में खाईं और उससे वादा किया कि वो जल्द ही किसी पवित्र और सच्चे दिल व्यक्ति को लेकर लौटेगा, और वो गांव की ओर चल पड़ा। दूर पहाड़ियों के बीच बसे छोटे से गांव सतवनपुर में एक युवक रहा करता था, शिवा। शिवा एक मेहनती, ईमानदार और अत्यंत आत्मसम्मानी किसान था। वो अकेला अपने छोटे से घर में रहा करता था। उसके माँ बाप नहीं थे, ना ही कोई भाई बहन। उसका पूरा जीवन खेतों और अपनी मेहनत के नाम था। लेकिन अब उसे बहुत सी समस्याएं होती थीं, क्योंकि कड़कड़ाती धूप में जब वो खेतों से काम करके घर वापस लौटता, तब उसे अपने काम खुद ही करने पड़ते। यहाँ तक कि जब वो बीमार होता था, उस समय भी उसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं होता था। ए शिवा, ए भाई, आज तो भयानक गर्मी और धूप पड़ रही है, तू आज भी काम करने को आ गया। हाँ, अरे श्याम भैया, क्या करूं, घर में कोई काम नजर नहीं आ रहा था, इसीलिए सोचा खेत में ही चले जाता हूं, कुछ न कुछ तो करूंगा ही। अरे ये सब तो ठीक है, पर तुम्हें पता है ना, इतनी धूप में काम करने से बहुत से किसान की तबीयत खराब हो रही है, और तू फिर भी यहाँ आ जाता है। अरे तू क्यों नहीं समझता कि तेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, और ऐसे काम कर करके तू बीमार हो जाएगा। हाँ, समझता हूं भैया, लेकिन ठीक है, ठीक है, तबीयत खराब होगी तो तब का तब देखा जाएगा, और जब तक ये जवानी है ना, तब तक तो जोश से काम करना ही पड़ेगा, बहुत मेहनत करना है। हाँ हाँ, ये तो ठीक है, पर तू एक अच्छी लड़की देखकर उससे शादी क्यों नहीं कर लेता है? तुझे इतने दिनों से मैं समझाए जा रहा हूँ, इससे तेरी तबीयत का भी ध्यान रखने वाला कोई आ जाएगा और तेरा मन भी लगने लगेगा। जरा देख तो अपने आप को, कैसा दुबला पतला होता जा रहा है तू। अरे भैया, फिर शादी? अरे शादी के बारे में मैंने आपसे कहा है ना, और कितनी बार कहा है कि मैं शादी करूंगा तो बस एक सुंदर और अमीर स्त्री से, इसके अलावा मैं कभी किसी से शादी नहीं करने वाला। और क्या। इतना बोल दोनों अपने घर की ओर निकल जाते हैं। अब शाम हो गई थी। शिवा का रोज एक ही काम था, या तो वो गांव की मदद करेगा या चला जाएगा खेतों में काम करने। दूसरे दिन फिर शिवा निकल जाता है खेतों में। तभी रास्ते में कुछ लोग उसे देख आपस में बोलते हैं, अरे देखो, शिवा फिर अकेले खेतों में जा रहा है, अब तो दिन ब दिन दुबला होता जा रहा है ये। हाँ, बेचारे की जिंदगी भी कितनी कठिन है, ना बीवी है ना कोई साथ। हम तो कहते हैं कि इसे अब शादी कर लेनी चाहिए। अरे कितनी बार तो कहा है उससे, लेकिन कहता है जब तक एक अमीर और सुंदर स्त्री नहीं मिलती तब तक शादी नहीं करेगा। अब बताओ भला, एक गरीब और आवारा को कौन अपनी बेटी देगा? हाँ, लोग तो कहते हैं, पर अगर मुझे शादी करनी है तो किसी ऐसी लड़की से करूंगा जो समझदार हो, मेहनती हो और अमीर भी हो, नहीं तो जिंदगी की ये तंगी कभी खत्म ही नहीं होगी। और मैं किसी आम लड़की से शादी तो बिल्कुल नहीं करने वाला, मुझे अपनी किस्मत खुद बनानी है। अरे राम राम, बाप रे बाप, आज भी गर्मी कम नहीं हुई है। अरे भगवान उठा ले रे बाबा, उठा ले। अरे मुझको नहीं, इस गर्मी को उठा ले। अरे रे, अरे ये कुत्ता यहाँ क्यों देख रहा है? और ये यहाँ का कुत्ता तो नहीं लगता। अरे कहीं ये पागल कुत्ता तो नहीं है? ओए ओए, चल दूर दूर, कहीं का
चल जा यहाँ से, चल चल, अरे भाग जा यहाँ से। ये कुत्ता कुछ नहीं बोला, लेकिन मुखिया के ज्यादा भगाने पर वो जाने लगा। तभी मुखिया जैसे ही अपनी कुर्सी पर बैठा, उसकी कुर्सी टूट गई और वो गिर गया। अरे रे 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 रे, आय, 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 अरे मेरी कमर टूट गई रे। ये मनहूस कुत्ता कहाँ से आया? अरे रे 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 रे, बहुत दर्द हो रहा है। दूसरी तरफ गांव का एक किसान अपनी दुकान में समोसे सजा रहा था। तभी ये कुत्ता उसकी दुकान के पास आता है। अरे, इस कुत्ते को तो मैंने यहाँ कभी नहीं देखा। और देखो तो सही, कैसी लालच भरी नजरों से देख रहा है। ओए, चल भाग यहाँ से। अरे भागता है कि बताऊं अभी? चल भाग, भाग यहाँ से। तभी ये दुकान वाला उस कुत्ते को मारने आगे बढ़ता है कि उसके सारे समोसे गिर जाते हैं। अरे रे 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 रे, ये कैसा मनहूस कुत्ता देख लिया। आज पूरे समोसे खराब कर दिए उसने। अरे रे, हे भगवान, आने दो, फिर मैं उसको बताता हूँ। पूरा समोसा खराब कर दिया मेरा। एक दिन शिवा खेतों में कड़ी मेहनत कर घर वापस आया। आज उसे बहुत भूख लगी थी। तभी वो खाना बनाने लगा। उसी वक्त वो कुत्ता शिवा के पास आता है। अरे, इस कुत्ते को तो मैंने पहली बार देखा अपने गांव में। हाँ, लगता है भूखा है। चलो, इसे भी कुछ रोटी दे देता हूँ। तभी शिवा ने उस कुत्ते को घर के अंदर बुलाया और अपनी रोटी में से आधी रोटी उस कुत्ते को दी। तभी से कुत्ता शिवा को देख रोने लगा और बोला, धन्यवाद, मैंने बहुत जगह कोशिश की, लेकिन कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा था। तुम पहले व्यक्ति हो जिसने बिना कुछ मांगे मुझे कुछ दिया। अरे, तू बात कर सकता है? कौन है तू? कोई राक्षस तो नहीं है ना? नहीं 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 शिवा, घबराओ मत, मैं तो तुम्हारा मित्र हूँ। मैं एक साधारण कुत्ता ही हूँ, लेकिन मैं अभी बोल सकता हूँ। मेरी रानी पर श्राप लगा है और उसे बस तुम्हारी तरह एक इंसान की जरूरत है, सच्चे, पवित्र और मेहनती। अगर तुम मेरी सहायता करो तो एक नारी की मुक्ति संभव है। शिवा कुछ पल सोच में डूबा, फिर सिर हिलाया और बोला, ठीक है। देखो, मैं किसी का भला करने से कभी पीछे नहीं हटता, क्योंकि मेरा एक ही सिद्धांत है, कर भला तो हो भला। अगर किसी की मदद करने से उसे नया जीवन मिल सकता है तो मैं उसकी मदद जरूर करूंगा। हाँ। ये सुन सोनू बहुत खुश हुआ। उसने शिवा को बोला कि कल सुबह वो उसे उस वृक्ष के पास ले जाएगा जहाँ उसकी रानी है। हाँ, तो बोलो भाई सोनू, किधर जाना है हमें और मैं क्या मदद कर सकता हूँ तुम्हारी? बताओ। शिवा, तुम्हें मेरे साथ जंगल के बीचों बीच चलना होगा, वहीं तुमको सब समझ में आ जाएगा। चलो आ जाओ, मेरे साथ आओ। शिवा और सोनू दोनों जंगल की ओर चल दिए। थोड़ी देर बाद जैसे ही वो उस वृक्ष के पास पहुंचे, सोनू ने मूर्ति की ओर इशारा किया जहां राजकुमारी अन्वी की पत्थर बनी हुई मूर्ति थी। हाँ, तो ये है मेरी रानी, राजकुमारी अन्वी। इन्हें इस दिव्य वृक्ष ने अपने श्राप में बांध लिया है, क्योंकि सोनू शिवा को सारी बात बताता है कि कैसे राजकुमारी जंगल घूमने आई थी और फिर इस वृक्ष के फूलों से आकर्षित होकर इसकी एक डाली टूट गई और फिर इस वृक्ष ने राजकुमारी को एक पत्थर की मूर्ति में बदल दिया और मुझे इंसानी आवाज दी बोलने के लिए,
जिससे मैं किसी पवित्र और ईमानदार व्यक्ति को बुलाकर राजकुमारी को श्राप से मुक्त करवा सकूं। हाँ, अच्छा तो ये बात है। दोस्त, अब तुम देखो मैं कैसे मिनटों में राजकुमारी को मुक्त करता हूँ। तभी शिवा जंगल के पास के झरने से पानी भरकर लाया और मूर्ति पर डाला। उसी क्षण पूरा जंगल रोशनी से भर गया। मूर्ति फूटकर जीती जागती अन्वी में बदल गई। तभी इस दिव्य वृक्ष से आवाज आई, हे राजकुमारी, अब आप मुक्त हैं। इस व्यक्ति के पवित्र मन, निस्वार्थ सेवा और मेहनती स्वभाव ने आपको एक नया जीवन दान दिया है। ये सच है? मैं फिर से जीवित हो गई? हाँ 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 राजकुमारी, अब आप बिल्कुल ठीक हैं, एकदम मजे में। अरे चाहे तो आप अपने कुत्ते को छू कर देख सकती हैं। हाँ, छुए छुए छुए। वैसे मैं आपको पहले ही बता देता हूं। देखिए, मेरा नाम शिवा है और मैं भाग्यशाली हूं कि मैं आप जैसी सुंदर स्त्री की मदद कर पाया। शिवा, तुमने मुझे नया जीवन दिया है। आज अगर तुम नहीं आए होते तो शायद मैं जिंदगी भर ऐसे ही रहती। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी जीवन संगिनी बनना चाहती हूँ। मैंने तो बस एक अच्छा काम किया है। अगर तुम जैसी जीवन साथी मिले तो ये तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। और वैसे भी पूरे गांव वालों को भी तो दिखाना है कि शिवा जो बोलता है वो करता भी है। हाँ। शिवा बहुत खुश हुआ। आखिरकार उसे एक बहादुर स्त्री मिल ही गई। तीनों ने जब खुशी खुशी गांव में प्रवेश किया तब गांव के सारे लोग इन्हें देख दंग रह गए। अरे, ये तो राजा की बेटी है, लेकिन ये शिवा इसके साथ क्या कर रहा है? अरे, हम तो शिवा को कहते थे शादी करके दुल्हन ले आ, ये तो सीधा रानी ले आया। थोड़ी देर बाद जब राजा चंद्रबुद्ध अपनी बेटी को खोजते हुए गांव आए तब शिवा को देख चौंक गए। लेकिन जब राजा को सारी बात पता चली तब उन्होंने शिवा को धन्यवाद कहा, शिवा को सम्मानित किया और पूरे गांव में उसकी भलाई का ढिंढोरा पिटवाया। तभी राजकुमारी अन्वी राजा से बोली, पिताजी, शिवा ने मुझे एक नया जीवन दिया है और शिवा जैसा मेहनती ईमानदार व्यक्ति शायद ही मुझे मिल सकता है। पिताजी, मैं शिवा को अपने साथ अपने महल में रखना चाहती हूँ और शिवा भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार है। ठीक है। मैं इस सच्चे, मेहनती और महान युवक को अपनी बेटी का हाथ देता हूँ। ये सुन शिवा भी बहुत खुश हुआ, मानो कि शिवा की मेहनत और उसकी जिद रंग लाई। आखिर शिवा की शादी सिर्फ किसी अमीर लड़की से नहीं बल्कि राजकुमारी अन्वी के साथ हो गई। सारे गांव वाले भी बहुत खुश हुए।